नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक दिल दहला देने वाले केस का खुलासा करने जा रहे हैं। जब इस बिलखती हुई महिला से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या उस घटना के दौरान शारीरिक संबंध बनाए गए थे, तो वो महिला रोते रोते अचानक शांत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो अचानक खामोश क्यों हो गई और उससे ऐसे समय पर यह सवाल क्यों किया गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। साल 2022। घर के भीतर सिर्फ दो ही लोग मौजूद थे, ननद और भाभी। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको इस केस से जुड़े सभी लोगों के नाम और उनकी प्रोफाइल बता देते हैं, ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। प्रियंका पुरोहित, मुख्य आरोपी। देवकृष्ण पुरोहित, पीड़ित। कमलेश पुरोहित, आरोपी का प्रेमी। लक्ष्मीबाई, पीड़ित की मां। ज्योति, पीड़ित की बहन। सुरेंद्र भाटी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के धार जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, गोंदी खेड़ा चारण। 7 अप्रैल 2026 रात करीब 12:45 बजे अचानक घर के अंदर से एक महिला की तेज चीख सुनाई देती है। ये चीख प्रियंका की थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पास वाले कमरे में सो रही उसकी सास लक्ष्मीबाई और ननद ज्योति तुरंत जाग जाती हैं। नींद से उठते ही सास अपनी बेटी से कहती है, लगता है फिर से झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दोनों घबराकर तुरंत उस कमरे की ओर दौड़ती हैं जहां प्रियंका और देवकृष्ण सो रहे थे। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचती हैं, सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। देवकृष्ण बिस्तर पर औंधे मुंह पड़े हुए थे और पास ही आंगन की ओर प्रियंका के हाथ पैर साड़ी से बंधे हुए थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं थी। कुछ पलों के लिए माँ और बेटी समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वे देवकृष्ण के पास पहुंचती हैं, सच्चाई सामने आ जाती है। उनके सिर पर किसी धारदार हथियार से गहरा वार किया गया था और बिस्तर के आसपास खून फैला हुआ था। ये दृश्य देखते ही घर में अफरा तफरी मच जाती है। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत देवकृष्ण को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन वहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उधर प्रियंका को खोलकर संभाला जाता है और कुछ ही देर में पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। स्थानीय थाना प्रभारी, फॉरेंसिक टीम, यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड भी वहां पहुंच जाता है। शुरुआत में जो कहानी सामने आती है वो लूटपाट की थी। बताया जाता है कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे, लूटपाट की और विरोध करने पर देवकृष्ण की हत्या कर दी। लेकिन ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा था, असल में उतना था नहीं। क्योंकि आज के दौर में इस तरह की लूट की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और यहीं से पुलिस के मन में पहला संदेह पैदा हुआ। पुलिस के पहुंचने के बाद सबसे पहली जो कहानी सामने आई वो लूटपाट की थी। परिवार की ओर से बताया गया कि घर में रखे करीब 3 लाख रुपए के गहने और लगभग 15 लाख रुपए नगद गायब हैं। उस समय प्रियंका की स्थिति ऐसी थी कि उससे तुरंत विस्तार से पूछताछ करना आसान नहीं था। वो लगातार रो रही थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। करीब 5 से 6 घंटे बाद जब हालात थोड़े सामान्य हुए, तब पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की। प्रियंका इस पूरे मामले की इकलौती प्रत्यक्षदर्शी थी। उसने जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार थी। उसके अनुसार वो और उसका पति देवकृष्ण दोनों सो रहे थे। तभी देर रात 2 या 3 लोग घर के अंदर घुस आए। आते ही उन्होंने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी कि अगर आवाज़ की तो उसके पति को जान से मार देंगे। इसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दिया गया, जहां वे लोग घर में रखा सामान खंगालने लगे। प्रियंका के मुताबिक इसी दौरान देवकृष्ण की नींद खुल गई और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की। लेकिन विरोध करने पर हमलावरों ने उनके सिर पर धारदार हथियार से वार किया और उनकी हत्या कर दी। पहली नज़र में ये मामला एक सामान्य लूटपाट जैसा ही लग रहा था। इसी बीच पुलिस ने घर के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई। घर में कुल 4 लोग थे: देवकृष्ण, उनकी पत्नी प्रियंका, मां लक्ष्मीबाई और बहन ज्योति। मां और बहन दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि प्रियंका अपने पति के साथ थी। पुलिस बार बार प्रियंका से वही सवाल पूछ रही थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस समय तुम कहाँ थी? लेकिन हर बार उसके बयान में थोड़ा बहुत अंतर नजर आने लगा। इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, मैडम, ऐसा लग रहा है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बने थे। शुरुआत में इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया गया। जब प्रियंका से दोबारा पूछताछ की गई तो उसके बयान में पहले से अलग बातें सामने आने लगी। यहीं से इस पूरी कहानी में पहला बड़ा शक पैदा हुआ। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब पुलिस के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी: प्रियंका के बदलते बयान। पहले उसने एक कहानी बताई, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार वही घटना कुछ बदले हुए रूप में सामने आई। हर बार वो कुछ न कुछ अलग कह रही थी। यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा। अधिकारियों ने आपस में चर्चा की, आखिर कहानी बार बार क्यों बदल रही है। अब मामला गंभीर हो चुका था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद प्रियंका से पूछताछ शुरू की, लेकिन इस बार जो जवाब मिले उन्होंने शक को और मजबूत कर दिया। प्रियंका लगातार अपनी बात बदल रही थी, कभी कुछ कहती तो कभी कुछ और। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच्चाई नहीं बल्कि एक कहानी गढ़ रही हो।
इसी दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी ने उससे सीधा सवाल पूछा, क्या घटना से पहले तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच शारीरिक संबंध बने थे? ये सवाल सुनते ही प्रियंका का व्यवहार बदल गया। जो महिला अभी तक रो रही थी वो अचानक खामोश हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि पुलिस को ये बात कैसे पता चली। जब उससे दोबारा पूछा गया तो वो कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाई, बस चुपचाप बैठी रही। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा था। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस यूनिट अपनी अपनी जांच में जुटी हुई थी और जो शुरुआती संकेत सामने आए उन्होंने संदेह को और गहरा कर दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देवकृष्ण के सिर पर जो वार किया गया था वो बेहद गहरा और बेहद ताकतवर था, लगभग 12 इंच तक गहरा घाव। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई सामान्य लुटेरा इतनी बेरहमी से हमला करता है? आमतौर पर लूटपाट के मामलों में हमले जल्दबाजी में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग था। यहाँ गुस्सा था, नफरत थी और एक साफ इरादा भी नजर आ रहा था। यानी ये केवल लूट का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी छिपा हुआ था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि सच्चाई तक पहुंचने की कुंजी उसी महिला के पास है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2015 में। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार प्रियंका ने बोलना शुरू किया और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत सामने आई। 1 अप्रैल 2015 को प्रियंका की शादी देवकृष्ण पुरोहित से कर दी गई थी। उस समय प्रियंका की उम्र लगभग 17 वर्ष थी, यानी वो नाबालिग थी। शादी तो हो गई थी, लेकिन उसकी विदाई तुरंत नहीं की गई थी। प्रियंका अगले कई वर्षों तक अपने मायके में ही रही। लगभग 5 साल, 2015 से लेकर 2020 तक वो अपने मायके में ही रहती रही। लेकिन इन वर्षों के दौरान उसकी जिंदगी एक अलग दिशा में मुड़ चुकी थी। मायके में रहते हुए ही प्रियंका की मुलाकात कमलेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत एक रिश्ते में बदल गई। कमलेश पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। इसके बावजूद प्रियंका का झुकाव उसकी ओर बढ़ता चला गया। उधर साल 2020 तक आते आते परिवार का दबाव बढ़ने लगा। बार बार उसे समझाया जाने लगा कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उसे ससुराल जाना होगा। प्रियंका इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव के सामने उसे झुकना पड़ा और आखिरकार वो ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल आने के बाद भी हालात नहीं बदले। उसका मन इस शादी में कभी नहीं लगा। वो अपने पति देवकृष्ण से दूरी बनाए रखती थी, छोटी छोटी बातों पर विवाद करती थी और घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता था। ये सब अब रोज की बात हो चुकी थी। प्रियंका अक्सर अपने पति को अपमानित करती थी और हर बात पर ताने देती रहती थी। जब भी देवकृष्ण रिश्ते को सामान्य बनाने की कोशिश करता, प्रियंका हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। मैं थकी हुई हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे बात नहीं करनी, और यही बातें धीरे धीरे झगड़ों की वजह बनती चली गईं। अगर सास या ननद उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगती। अब उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता था झगड़ा करने का, ताकि वो घर छोड़कर वापस अपने मायके जा सके। कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, लेकिन हर बार परिवार वाले उसे फिर से ससुराल भेज देते थे, क्योंकि समाज के सवाल अब उन पर भारी पड़ने लगे थे। शादी के बाद भी बेटी मायके में क्यों रह रही है? इसी सामाजिक दबाव के बीच ये रिश्ता धीरे धीरे और कमजोर होता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिससे इस रिश्ते की सच्चाई पहली बार सामने आई। उस समय घर में सिर्फ 2 लोग थे, ननद और भाभी, यानी ज्योति और प्रियंका। प्रियंका अपने काम में व्यस्त थी और उसी दौरान उसका मोबाइल वहीं छूट गया। मोबाइल ननद ज्योति के हाथ लग गया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। उसे कुछ शक हुआ और उसने नोटिफिकेशन खोलकर देखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने चैट पढ़ी, वो चौंक उठी। उसकी भाभी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ काफ़ी देर से बातचीत कर रही थी। ये सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं थी, बल्कि लगातार और निजी स्तर की बातचीत थी। अब ननद धीरे धीरे पूरी चैट पढ़ने लगती है और तभी पीछे से प्रियंका आ जाती है। जैसे ही प्रियंका देखती है कि उसका फ़ोन ननद के हाथ में है, वो भड़क जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन देखने की? बिना अनुमति फ़ोन उठाया कैसे? घर के अंदर तुरंत बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ननद भी चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है, मुझे पता चल गया है तुम किससे बात कर रही हो। बस यहीं से हालात बिगड़ने लगते हैं। प्रियंका को एहसास हो जाता है कि अब ये बात घर के सभी लोगों तक पहुंच सकती है, सास तक, पति तक, और यही डर उसे तुरंत एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और बिना कुछ समझाए घर छोड़ देती है। जाते जाते वो सिर्फ एक बात कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मुझे वापस लाने की कोशिश भी मत करना। अपने बेटे से कह देना कोई और बहू ढूंढ ले। इसके बाद समय बीतता चला जाता है। 2022 गुजर जाता है, 2023 भी निकल जाता है, 2024 भी बीत जाता है, लेकिन प्रियंका वापस नहीं आती। अब दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। समाज के लोग भी शामिल होते हैं और एक पंचायत बुलाई जाती है।
फैसला लिया जाता है कि बहू को वापस ससुराल लाया जाएगा। लेकिन प्रियंका 3 शर्तें रखती है। अगर मेरी ये तीनों शर्तें मानी जाएंगी तभी मैं वापस आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पहली शर्त, उसका मोबाइल कोई नहीं देखेगा, ना पति, ना सास, ना ननद। दूसरी शर्त, घर में कोई भी उसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं करेगा। तीसरी शर्त, उसके लिए कोई काम शुरू कराया जाए, जैसे ब्यूटी पार्लर। परिवार रिश्ते को बचाना चाहता था, इसलिए तीनों शर्तें मान ली जाती हैं। हालांकि उस समय शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर, प्रियंका वापस ससुराल आ जाती है। परिवार का उद्देश्य साफ था, रिश्ता बचाना। उन्हें लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन प्रियंका के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन प्रियंका खिड़की के पास बैठी थी। उसी समय गांव के रास्ते से कमलेश गुजर रहा था। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे इशारों में बातचीत हो गई। लेकिन इस बार देवकृष्ण ने यह सब देख लिया। उसे गुस्सा आ गया, उसने विरोध किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रियंका ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का देने की कोशिश की। यहीं से यह रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। देवकृष्ण ने फिर भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। प्रियंका कमलेश से प्यार करती थी। कमलेश एक शादीशुदा व्यक्ति था, 2 बच्चों का पिता था और पेशे से ढाबा चलाता था। दोनों का रिश्ता काफी समय से चल रहा था। मायके में रहते हुए उन्हें मिलने की पूरी आजादी थी, लेकिन ससुराल आने के बाद ये रिश्ता छिपकर चलाना पड़ता था। घर में होने वाले झगड़े सिर्फ एक बहाना थे ताकि वो घर से निकल सके और अपने प्रेमी से मिल सके। जब देवकृष्ण ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, तभी एक खतरनाक फैसला लिया गया। 31 मार्च 2026 यहीं से हत्या की साजिश शुरू होती है। प्रियंका कमलेश से कहती है इसे रास्ते से हटाना होगा। करीब 1 लाख रुपए में देवकृष्ण की हत्या की डील तय होती है। कमलेश अपने एक जानकार से संपर्क करता है, सुरेंद्र भाटी, जिसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था। उसे 50,000 रुपए एडवांस दिए जाते हैं और एक तारीख तय की जाती है। पहली तारीख 4 अप्रैल रखी जाती है, लेकिन उस दिन योजना सफल नहीं हो पाती। इसके बाद नई तारीख तय होती है, 6 और 7 अप्रैल की रात। उस रात घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा जाता है। अंदर सभी सो रहे होते हैं। देवकृष्ण अपने कमरे में गहरी नींद में था। तभी हमलावर अंदर घुसता है और बिना किसी चेतावनी के सीधे उसके सिर पर वार करता है, इतना तेज कि उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। एक ही वार और सब खत्म। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो जाता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या के तुरंत बाद भी प्रियंका और उसके प्रेमी के बीच शारीरिक संबंध बनाए गए थे। यही वो शक था जिस पर पुलिसकर्मी ने सवाल उठाया था। क्या घटना से पहले या उसी दौरान शारीरिक संबंध बने थे? यह हिस्सा रिपोर्ट्स पर आधारित है और जांच का विषय रहा है। इसके बाद पूरे सीन को तैयार किया जाता है। कमरे को अस्त व्यस्त किया जाता है, लूटपाट का नाटक रचा जाता है और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। पुलिस जांच में एक एक परत खुलती गई और आखिरकार प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी सुरेंद्र भाटी की तलाश अब भी जारी है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कोई इतना भी आगे जा सकता है?